हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। आज 8 मई 2022 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 11वीं क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के प्रश्न पत्र को कराया गया है, जिसका 40 प्रश्नों के संपूर्ण हल को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो वाणिज्य में हम लोग व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया को रखते हैं। ठीक है, वाणिज्य हो जाएगा कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पूंजी की आवश्यकता किस आर्थिक क्रिया में नहीं होती है, तो वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो इसका हो जाएगा रोजगार। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो जो व्यावसायिक उद्देश्य है वो विनियोग को हम व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं करते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो व्हीलर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता। तो जो व्यावसायिक जोखिम होता है वो अच्छा प्रबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता है। सातवां प्रश्न है, एक फर्म का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो जो फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है वो फर्मों के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है आठवां प्रश्न, वाणिज्य क्या है। तो वाणिज्य जो है किसका अंग है, तो हो जाएगा वाणिज्य जो है वो व्यवसाय का अंग है। व्यवसाय में आता है उद्योग प्लस वाणिज्य। ठीक है, जब हम व्यवसाय को बांटते हैं तो दो भागों में आता है, उद्योग प्लस यानी इंडस्ट्री हो जाता है, प्लस वाणिज्य होता है। ठीक है, कॉमर्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा प्रश्न है, के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे डाउट था, इसलिए मैं इसका उत्तर क्लियर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, WR स्पीगल। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मुझको इसमें संशय है, तो आप इसको चेक करके क्लियर कर लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न, निम्न में से क्या जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जननिक उद्योग की श्रेणी में क्या नहीं आता है, तो वो है खनन। ठीक है, खनन जो है जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। ये खनन जो होता है निष्कर्षण उद्योग होता है। बाकी पशुपालन और मुर्गी पालन ये दोनों जननिक उद्योग हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है। तो जो जोखिम से सुरक्षा देती है उसे हम बीमा कहते हैं, इंश्योरेंस। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निम्न में साझेदार कौन हो सकता है। तो साझेदार जो होता है वो एक व्यक्ति हो सकता है, साझेदार। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लेते हैं, उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है। तो जो उपयोगिता का सृजन करता है उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। ठीक है, जो उपयोगिता का सृजन करता है उसे हम उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है। तो जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है। तो आचार संहिता जो होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये पेशा में होता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, एकल स्वामित्व व्यवसाय का उद्देश्य होता है। तो जो एकल स्वामित्व होता है उस व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य तो आर्थिक होता है, लेकिन व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है लाभ भी होता है और सेवा भी होता है। तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है वो अनार्थिक भी है, तो इसलिए इसका जो सटीक उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन 3 होना चाहिए, आर्थिक और अनार्थिक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग नहीं है। तो सेवा उद्योग कौन नहीं है,
यातायात सेवा है, बैंकिंग और विज्ञापन, ये तीनों सेवा है। जो पशुपालन है ये सेवा उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन होता है, तो जो एकल स्वामित्व व्यवसाय होता है उसका जीवन जो होता है अस्थिर होता है। 19वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो ये जो है सहकारी विपणन समिति, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है। जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उन पर लाभांश दर जो होती है वो निश्चित होती है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? तो जो व्यावसायिक क्रिया है वो कौन सी है? माल का क्रय विक्रय करना। ये जो मंदिर में पूजा करना, सरसों के तेल में मिलावट करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना, ये सब व्यावसायिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एकाकी स्वामित्व की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी एकाकी स्वामित्व की सीमा है? तो ये हो जाएगा सीमित प्रबंध कुशलता, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व, यानी इसका सटीक उत्तर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? तो पेशा में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। हम जानते हैं, पेशा नहीं, व्यवसाय में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है। पेशा में हमको क्या मिलता है? हमको एक प्रतिफल मिलता है जिसको हम अपने क्लाइंट से वसूलते हैं, और रोज़गार में हमको एक पारिश्रमिक मिलता है। व्यवसाय जो होता है इसमें हमको लाभ मिलता है। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको होता है? तो हम जानते हैं जो कंपनी होती है वे निरंतरता उसके अंदर होता है, वे एक स्थायी होती है। ठीक है, बाकी एकल स्वामित्व और साझेदारी इनका जो अस्तित्व होता है वो अस्थिर होता है। तो कंपनी को निरंतरता का लाभ प्राप्त होता है। 25वां प्रश्न है, कंपनी के समता अंशधारी होते हैं। तो हम जानते हैं जो कंपनी के समता अंशधारी होते हैं वे कंपनी के स्वामी कहलाते हैं या मालिक कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है। तो जब पार्षद अंतर नियम के अभाव में तालिका F लागू होता है, टेबल F, ठीक है, टेबल F जो है वो लागू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो जो निजी कंपनी होती है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50। जो सदस्य होते हैं इसमें 2 से 50 तक होते हैं, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। 28वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ। तो जो भारत में उदारीकरण हुआ उससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई, विकास की दर में वृद्धि हुई। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, से अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार के संगठन को हम लोग सहकारी समिति कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो केंद्रीकृत नियंत्रण होता है वो मुख्यालय के द्वारा यानी हेडक्वार्टर्स के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? ठीक है, निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? तो जो भवन है, पुल है और सड़क निर्माण, ये सब रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चीनी उद्योग है वो निर्माणी उद्योग के अंतर्गत या निर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 31 का तीसरा वाला सही ऑप्शन है। 32वां प्रश्न है, के अनुसार पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो परिभाषा है ये स्टेटमेंट है, अब किस व्यक्ति का है ये आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा मुझे संशय है, लेकिन मेरे समझ से ये वेबस्टर डिक्शनरी ही है, लेकिन आप इसको एक बार ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये मुझको डाउट लग रहा है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33, उद्योगों में प्रायः प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं। तो जो उद्योग होते हैं उसमें
पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं दोनों प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, चीनी मिल तथा तेल शोधनशाला को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये जो उद्योग हैं इनको हम द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। फिर अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता? ये प्रश्न जो है इससे पहले भी आया है, तो इस पेपर में 2 बार ये रिपीट हो गया है। तो इसका जो उद्देश्य है विनियोग व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी जो नव प्रवर्तन, लाभ अर्जित करना और ग्राहक सृजन ये व्यवसाय का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, 36वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं का प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका उत्तर है वो है पेशा। पेशेवर व्यक्ति जो होता है विशेष ज्ञान एवं योग्यता के द्वारा जो है कि व्यक्तियों की सेवा करता है और उसके बदले कुछ शुल्क लेता है। ठीक है, 37वां प्रश्न है, अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य है? तो जो अग्नि बीमा होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्षतिपूर्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता? देखिए ये जो है प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ये पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साझेदार फर्म के साझेदार नहीं होते हैं, केवल ये हाव भाव और दिखावे के द्वारा लोगों को ऐसा प्रतीत करा देते हैं कि वे जो है फर्म के साझेदार हैं, लेकिन ये वास्तव में साझेदार नहीं होते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत हम लोग बीमा, यातायात और भंडारण को सम्मिलित करते हैं। जो खनन है वो निष्कर्षण उद्योग है, व्यवसाय की सहायक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो 39वां का क्वेश्चन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। तो अभी आप लोग कॉमर्स गुरु चैनल देख रहे हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और फटाफट हम लोग अंतिमवां प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। अंशों के प्रकार हैं, तो हम जानते हैं ये अंश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। ठीक है, इसमें एक और अंश आता है, लेकिन मुख्य रूप से अंश 2 ही प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 बहुमतपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है।